देखिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला चैप्टर, जो कि क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई मैटर एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है, मिक्सचर होता है। तो लोगों के सामने एक क्वेश्चन था कि भाई अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग प्रॉपर्टीज क्यों होती हैं, एलिमेंट जो है वो कंपाउंड क्यों बनाते हैं, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज एलिमेंट से क्यों डिफरेंट होती हैं, मिक्सचर की प्रॉपर्टीज जो है वो उनके जो एलिमेंट जिनसे मिलके बना है उसके जैसी क्यों होती हैं। ठीक है, तो इन सारे सवालों का जवाब जो है वो हमें इस चैप्टर प्लस केमिकल बॉन्डिंग, ये चैप्टर पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग मिलाकर समझो एक यूनिट है, तो इसमें से हमें जवाब मिलेगा। सबसे पहले तो भाई इसमें आता है, तो हमें इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए ये चैप्टर पढ़ना है। अब सबसे पहली बात सर, इसमें से आता कितना है, तो ये मान लीजिए नीट में नॉर्मली एक क्वेश्चन इससे आ जाता है, और जेई में एक क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी 50% है, 50% चांस है कि इससे एक क्वेश्चन आए, और नीट में एक क्वेश्चन की लगभग 99% चांसेस है। ठीक है, ऐसा क्यों सर? ऑब्वियस सी बात है बेटा, नीट में 45 क्वेश्चन आते हैं और जेई में मेंस और एडवांस में कम क्वेश्चन आते हैं। तो बगैर इस चैप्टर को पढ़े हम कोई आगे चैप्टर पढ़ ही नहीं सकते। ये सबसे बेसिक चैप्टर है, क्योंकि यही सब सवालों के जवाब जब तक आपको नहीं मिलेंगे आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो अब एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या हुआ? एटम का स्ट्रक्चर, यानी इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? एटम का स्ट्रक्चर पढ़ना। तो इन सब सवालों के जवाब के लिए भाई सबसे पहले जो एटम वर्ड है ये आया कहां से? तो जो इसके लिए हम बोलते हैं ग्रीक फिलोसफर्स। जहां तक मुझे याद है डेमेट्रिकस कोई था, उसने सबसे पहले एटम की बात बोली थी। एटम मतलब ग्रीक में होता है इनडिविजिबल या फिर अनकटेबल। यानी कि एटम क्या था, ग्रीक फिलोसफर पहले से मानते थे कि भाई एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, जिसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते। पहले सुन लीजिएगा फिर लिखिएगा। एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आपको पता है कि शायद 1808 में आपने पढ़ी होगी बचपन में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये पहली साइंटिफिक थ्योरी थी जिसने एटम के बारे में बात की। तो जो अब ये तो सिलेबस में है नहीं, मतलब एकदम बच्चों वाली है ये। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि भाई सबसे छोटा एलिमेंट क्या, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? एटम। और एटम जो है टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो लिखो कि इसकी डेफिनेशन में एटम की आपको पहले भी लिखवा चुका हूं, लिखिए एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम इज, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, बस ये हेडिंग डालो फिर लिखो एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट atom is the smallest particle of an element which cannot be further subdivided, which cannot be further subdivided. It can take part in chemical reactions. It can take part in chemical reaction. It takes part in chemical reaction, ऐसे लिख लो, it takes part in chemical reaction. ठीक, तो भाई ये बात चल रही थी कि एटम क्या है, इंडिविजिबल है। ठीक है, लेकिन सर आपको पता ही है कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो अगर एटम को नोट करके देखो, देखो नोट कि भाई एटम कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड, लिखो नोट एटम कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लेकिन अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में भी अगर कट कर देंगे तो एलिमेंट अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा। मतलब जो ऑक्सीजन का एटम है, सपोज
उसको अगर आपने इसके हिस्सों में बांट दिया अलग अलग, तो फिर वो ऑक्सीजन का एटम नहीं रहेगा। जो कार्बन का एटम है उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ प्रोटॉन होंगे, कुछ न्यूट्रॉन होंगे। अगर आपने उसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिवाइड कर दिया तो वो फर्दर कार्बन एटम नहीं माना जाएगा। तो क्या लिखा है नोट में कि टुडे वी नो एटम कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, but if we further subdivide atom into electron proton neutron, then the atom will lose its identity. For example, if oxygen atom is further subdivided into electron proton neutron, then the oxygen atom will lose its identity. ठीक है भाई, ठीक। तो अब लिखो एटम कंसिस्ट ऑफ थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स। पहला इलेक्ट्रॉन को कैसे दिखाते हैं? ई माइनस से, ध्यान रखना ई से नहीं, ई माइनस से। दूसरा प्रोटॉन, इसको पी या पी प्लस से। तीसरा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। लिख लो भाई। ठीक है, अब पहला हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉन, उसमें लिखो इलेक्ट्रॉन इज द smallest particle having negative charge. Electron is the smallest particle having negative charge. Hence it is known as fundamental unit of charge. Therefore, we can say charge on one electron ये किसके इक्वल है? 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे Cl माइनस दिखाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? या मान लो S2 माइनस, O2 माइनस, तो हम क्या बोलते हैं? क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये था क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। समझे? तो इसीलिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। ये कितना होता था बताओ? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम। कूलॉम क्या है? SI यूनिट। अब एक और यूनिट होती है ESU। ESU क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये सीरियस है, ये बताओ कितनी होती है? ये केमिकल बॉन्डिंग में एक जगह काम आएगी। बोलो भाई। देखो, ये नॉर्मली बच्चे नहीं बता पाते। 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ESU, ये याद होनी चाहिए। ठीक है, ठीक। अब बताओ मास ऑन इलेक्ट्रॉन। अच्छा हाँ, एक बात ध्यान रखना, इसको चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को E से भी डोनोट करते हैं, E से। यानी E माइनस क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन। और कभी भी E लिखा है तो E का मतलब क्या है? इतना चार्ज। ध्यान रखना,
ई माइनस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन। ई का मतलब क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ई माइनस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन। ई का मतलब क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब बताओ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? सोचो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। या फिर AMU में बताओ AMU में कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास? इलेक्ट्रॉन का मास AMU में होता है 0.000555 AMU। सर AMU कितना होता है? तो AMU को U भी बोलते हैं कई लोग। तो AMU होता है 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। या ग्राम में देखो ये इतना होता है। सर ये है क्या? ये हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट में, जब मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा कि एटॉमिक वेट क्या होता है, वो आया कहां से। ठीक है ना? तो अभी के लिए लिख लो कि AMU में होता है, AMU भी क्या है? एक यूनिट है। जैसे भाई kg एक यूनिट है वेट की, जैसे पाउंड एक यूनिट है वेट की, जैसे कि ग्राम एक यूनिट है वेट की, जैसे टन एक यूनिट है, जैसे क्विंटल एक यूनिट है, वैसे ही AMU भी क्या है? एक यूनिट है किसकी? वेट की। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं इनका मास हम जनरली किस में देखते हैं? AMU में। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इनका वेट हम जनरली किस में देखते हैं? AMU में। ठीक, तो लिखो इसके बाद ये लिखिएगा कि अब अगर हम इसको कंपेयर करें, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 1837। ये भी लिख लो, ये शायद किसी एग्जाम में आ चुका है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी इक्वल होता है अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 1837। ठीक है? ठीक। दूसरा प्रोटॉन, इसको किससे डिनोट करते थे? देखो P से या P प्लस से। लेकिन इलेक्ट्रॉन को सिर्फ किससे डिनोट करते थे? E माइनस से। ठीक है? तो प्रोटॉन के लिए लिखो कि प्रोटॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, प्रोटॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैविंग पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैविंग पॉजिटिव चार्ज। Therefore, charge on proton is equal to 1 unit positive charge. Charge on proton is equal to ये line 1 unit positive charge. Charge on 1 proton is equal to 1 unit positive charge. इसके बाद देखो लाइन चेंज करके कि proton has equal and opposite charge to that of electron. Proton has equal and opposite charge to that of electron. ठीक है? तो इसीलिए तो हम क्या बोलेंगे कि therefore चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सॉरी चार्ज ऑन प्रोटॉन भी क्या है? E, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी क्या है? E। चार्ज ऑन प्रोटॉन भी क्या है? इतना ही है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी कितना है? इतना ही है। बस फर्क क्या है कि प्रोटॉन का चार्ज क्या मानते हैं? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या मानते हैं? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की क्या होती है? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। फर्क क्या है? प्रोटॉन पे चार्ज क्या मानते हैं? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या मानते हैं? नेगेटिव। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होगा? इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये कि
4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ESQ, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, लिख लो। इसको भी किससे डिनोट करते हैं? E से। अब मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। 1.672 इंटू 10 की पावर 27 kg। अब देखो ये कितना होगा AMU में? 1.0072 AMU, 1.0072 AMU। इसको प्रैक्टिकली हम क्या मान के चलेंगे? 1 AMU इन 11th and 12th। अब रिसर्च करोगे, अगर सपोज न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने तो ये वैल्यू लेनी पड़ेगी, लेकिन हम 11th 12th में क्या वैल्यू लेके चलेंगे नॉर्मली? ये। ठीक है। और मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो बताओ फिर, देयरफॉर अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था? बताओ। मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 1837, यानी ये क्या हुआ? मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन 1837। इसका मतलब क्या हुआ? लिखो, इसका मतलब क्या हुआ कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो कि hence mass of proton, hence proton is very heavy as compared to electron, hence proton is very heavy as compared to electron, proton is very heavy as compared to electron। बस। अब मास ऑफ न्यूट्रॉन, अब न्यूट्रॉन तीसरा पार्टिकल, अब देखो मैं न्यूट्रॉन का क्या है, तो सीधी सी बात है भाई, न्यूट्रॉन क्या है? बताओ चार्ज क्या होता है न्यूट्रॉन पे? सर क्या पागल बना रहे? न्यूट्रॉन तो क्या होता है? न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल पार्टिकल। तो लिखो, न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, इट डज नॉट हैव एनी चार्ज। न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, it does not have any charge. Neutron is a neutral particle। ठीक। अब बताओ, अब मास लिखो, लाइन सीधे पे लिखो कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली सेम, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली सेम टू दैट of proton। Neutron is only very slightly heavier, neutron is only very slightly heavier than proton। Practically their weight is same। मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में कौन भारी है? वैसे तो न्यूट्रॉन भारी है। अगर पूछा जाए कि क्या दोनों का वेट इक्वल है, तो क्या बोलोगे? नहीं, दोनों का वेट इक्वल नहीं है। न्यूट्रॉन क्या है? भारी है किससे? प्रोटॉन से। लेकिन न्यूट्रॉन कितना भारी है? बहुत थोड़ा सा, अप्रोक्सीमेट। जैसे प्रोटॉन का वेट क्या था? 1.672, न्यूट्रॉन का कितना है? 1.675 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। एमयू में देखोगे तो 1.0086, और इसको भी प्रैक्टिकली क्या मान लेंगे? 1 AMU।
ठीक है। तो देखो हमने क्या सीखा फिर, मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा सा बड़ा है किससे, मास ऑफ प्रोटॉन से, और ये बहुत ज्यादा है किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये कितना भाई 1.0086 AMU, अगर AMU में बात करें ये कितना 1.0072 और ये कितना 0.00055। तो खुद बताओ इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 के आगे ये क्या है, निग्लिजिबल है। निग्लिजिबल है कैसे सर, सपोज करिए जैसे सपोज आपकी पॉकेट में 2001 रुपए हो, ठीक है, या 2003 रुपए हो आपकी पॉकेट में, 2003 रुपए हो, और आपसे कोई पूछे कि भाई आपकी पॉकेट में कितने रुपए हैं, तो आप ये नहीं बोलोगे कि 2003 रुपए है, आप क्या बोलोगे प्रैक्टिकली कि मेरी पॉकेट में 2000 रुपए है। मतलब कि 2000 रुपए के आगे आपने 3 रुपए को क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। 2000 के आगे आपने 3 रुपए को क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप फ्रूट्स लेने गए, तो फ्रूट से लेने क्या किया आपने, सपोज 1 kg एप्पल लेने गए, तो एक पॉलिथीन ली, उसमें 1 kg एप्पल डाला, तौला आपको दे दिया। अब अगर आप डिजिटल वो था बिल्कुल, अब आप ये बताइए आपके हाथ में एग्जैक्टली कितना वेट है, तो आपके हाथ में कितना वेट होगा बताओ, 1 kg की उससे ज्यादा, बोलिए। देखिए आपके हाथ में वेट होगा 1 kg एप्पल प्लस वेट ऑफ पॉलिथीन, होगा कि नहीं, आपके हाथ में वेट होगा 1 kg एप्पल प्लस वेट ऑफ पॉलिथीन। लेकिन ये वेट ऑफ पॉलिथीन को आप क्या करोगे, कोई पूछेगा तो गिनोगे थोड़ी ना, उसको क्या कर दोगे, निगलेक्ट कर दोगे। तो इसी तरह एक बड़ी चीज के आगे जब छोटी चीज आती है तो वो छोटी चीज को क्या कर देते हैं, निगलेक्ट। समझे ना बात को, तो इसको हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो इसीलिए लिख लो इसके बाद क्या कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू मास ऑफ, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अब बताओ सपोज क्वेश्चन, फाइंड आउट द वेट ऑफ 1 atom of carbon, find out the weight of 1 atom of carbon। ठीक, अब कई बच्चों को इसमें भी दिक्कत होती है कि भाई कार्बन क्या होता है, तो लिख लो a carbon atom contains 6 proton, 6 neutron and 6 electron। वेट आपने बताना है मुझे AMU में, एक किसका वेट बताना है, कार्बन एटम का, और एक कार्बन एटम में क्या है, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। करिए मैं आपको 2 मिनट देता हूं, घड़ी देते 2 मिनट करिए। अभी तो आधा ही मिनट हुआ है, हो सकता है बच्चे करके बैठ गए हो, बच्चों ने कोरली भी बता लिया हो, लेकिन बिकॉज ये क्लास नहीं है अभी, आप लोग हो नहीं, तो फिर इसीलिए मैं 2 मिनट का घड़ी देख के आपको 2 मिनट दे रहा हूँ। भाई जिससे अभी तक नहीं निकला, भाई निकल तो जाना चाहिए 10 से 15 सेकेंड में। उसमें भी हिंट देता हूँ कि भाई बास्केट है, सपोज आपके सामने पॉलीथीन है, सपोज पॉलीथीन में 6 केले और 6 एप्पल है,
तो भाई वेट क्या होगा टोटल आपके हाथ में, वेट ऑफ 6 एप्पल्स प्लस वेट ऑफ 6 बनाना। वैसे जब भी बनाना मैं बोलता हूँ, जब बनाना याद आता है जिसमें मिनियंस की वजह से। देखिए कार्बन एटम को कैसे लिखते हैं, 6C12। सर ये आपने क्या लिख दिया 6 और 12, ये भी अभी डिस्कस करते हैं। देखो कार्बन में क्या होता है, न्यूक्लियस इतना तो पता ही होगा, इसमें क्या होते हैं 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, और बाहर क्या होते हैं, मान लो अभी मैं ऑर्बिट्स पे नहीं जा रहा हूँ, मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। यानी एक कार्बन एटम के पास है क्या, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। तो मैं क्या बोलूंगा, वेट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6 इंटू, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि वेट और मास केमिस्ट्री में एक ही बात होती है, और हम डेली लाइफ में भी यही बात होती है हमारी। सपोज अगर आप मुझसे मेरा वेट पूछें तो मेरा वेट है सपोज 105 kg, तो मेरा वेट 105 kg नहीं है, मेरा मास 105 kg है, लेकिन जब मैं वेट करूंगा तो वो 105 आएगा। जैसे आप में से कई बच्चे होंगे जिनका वेट होगा 50 kg 60 kg, तो वो मास है। वेट निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, g से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। आपको पता ही होगा कि वेट इज इक्वल टू मास इनटू g। तो आप ये ध्यान रखिएगा केमिस्ट्री में वेट जब भी हम बोलते हैं तो बेसिकली हम क्या बोलना चाहते हैं, मास, उसमें हम g से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यानी वेट बोल लो या फिर मास बोल लो, केमिस्ट्री में एक ही बात होती है। तो वेट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, तो एक एटम ऑफ कार्बन का वेट क्या होगा बताओ बेटा, 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, है कि नहीं भाई, मास ऑफ जितना प्रोटॉन है तो 6 प्रोटॉन है तो 6 गुना, प्लस 6 इंटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब बताओ मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1 AMU अप्रोक्सीमेटली। आपको बताया था कि 11-12 में हम क्या मान के चलेंगे इसको, 1 AMU। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 1 AMU, और ये इसको तो हम क्या कर देंगे बताओ, निगलेक्ट। आपको बोला था कि इसको हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, तो बस इसको हम इसके आगे क्या मान लेंगे, 0। तो अप्रोक्सीमेटली कितना निकल के आ गया, 12 AMU, ठीक है। तो ये इतना इजी क्वेश्चन क्यों कराया सर, थोड़ी सी फील लेने के लिए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वेट ऑफ एन एटम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वेट ऑफ न्यूक्लियस, है कि नहीं। आपको ये तो पता ही होगा कि भाई ये न्यूक्लियस होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये भी नहीं पता तो भी ये बताऊंगा मैं अभी कल या परसों, मतलब सेकंड या थर्ड लेक्चर में। तो वेट ऑफ एन एटम इज इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ न्यूक्लियस। वेट ऑफ एन एटम इज इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेट हम निगलेक्ट कर दे रहे हैं, तो इसका वेट निगलेक्ट कर दो तो बताओ भाई कार्बन एटम में बचा ही क्या, न्यूक्लियस ही तो बचा। ये क्या है, 1 कार्बन एटम। तो इससे शायद थोड़ी सी फील आई होगी आपको। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा बस, फिर लेक्चर ओवर कर दूंगा। आईआईटी का क्वेश्चन है, आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, लिखो। सर नीट वाले हम भी आईआईटी के क्वेश्चन लिखेंगे क्या, बेटा देखिए नीट में हर साल 5 से 6 क्वेश्चन आईआईटी के पुराने रिपीट होते हैं, और अगर रिपीट नहीं भी हुए तो भी मैं क्लास में आईआईटी के वही क्वेश्चन कराऊंगा जब तक वीडियो लेक्चर चल रहे हैं, जो कि नीट में भी आ सके। जो क्वेश्चन आईआईटी के नीट में नहीं आ सकते उसके लिए मैं अलग से एडवांस नाम से लेक्चर बनाऊंगा, तो आप अभी उसकी चिंता ना करिए। और जेई वालों की भी एडवांस की क्लासेस, एडवांस क्या होगा, बहुत टफ होता है, तो जब तक आमने सामने नहीं आएंगे एडवांस चालू नहीं करेंगे। नॉर्मली एडवांस ऐसे जून जुलाई में ही चालू करते हैं। क्वेश्चन लिखो कि इफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज डबल्ड, इफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज डबल्ड। और आईटी के क्वेश्चन से एक ये बहुत बड़ा फायदा होता है नीट वालों की, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाता है। तो आईटी में समझिए अभी तक अगर 4000 क्वेश्चन आए हैं तो मैं मुश्किल से आपको 200 क्वेश्चन कराऊंगा बस पूरे साल भर में नीट वालों। देखो, इफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर डबल्ड, फाइंड आउट द परसेंटेज, फाइंड आउट द
परसेंटेज चेंज, फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज इन एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज इन एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। Find out the percentage change in atomic mass of carbon। करो। एक आपको और बता देता हूँ भाई, जिसको परसेंटेज चेंज ना पता हो तो परसेंटेज की चेंज क्या होगा भाई, फाइनल वेट माइनस इनिशियल वेट अपॉन इनिशियल वेट इंटू 100। करो भाई। दो मिनट दे रहा हूँ, घड़ी देखते। एक मिनट हो गया बेटा। नाइन्टी सेकेंड्स हो गए, 1.5 मिनट हो गया, 30 सेकेंड और बचा आपके पास। दस सेकेंड और बचे। चलिए अब इसको करते हैं। देखिए नॉर्मली भाई हम बोल सकते हैं, पूछ रहा परसेंटेज चेंज कितना हुआ कार्बन के 1 एटम में, तो कार्बन के 1 एटम का वेट कितना था, 12 mu था। कुछ भी गड़बड़ करने के पहले तो हम इसको 12 mu क्या बोल देंगे, इनिशियल वेट। कार्बन में था क्या, 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो अब बताओ, अब उसने क्या कहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास डबल कर दोगे, तो अब बताओ नाउ वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, 6 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, 6 टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 6 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना था, 1 AMU, लेकिन अब क्या लिखोगे, 2 AMU। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन का मास क्या मान के चल रहे हैं, डबल हो गया है। सर प्रोटॉन का मास चेंज हो सकता है क्या, बेटा नहीं हो सकता, लेकिन जो सवाल लेगा वही तो मानोगे ना। प्लस न्यूट्रॉन का मास कितना है, 1 AMU, प्लस इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 0.00055 इंटू 2। तो ये अभी भी, ये डबल किया इसलिए इंटू 2 लिखा, लेकिन ये अभी भी क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे कि नहीं इलेक्ट्रॉन का मास। तो खुद बताओ ये कितना हुआ, 12 प्लस 6 18 AMU। तो बस परसेंटेज चेंज क्या हो गया बेटा, 18 माइनस 12, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 12 इंटू 100। ये हो गया 6 अपॉन 12 इंटू 100 इज इक्वल टू 50%। अब देखिए
इस समय क्या होता है, नॉर्मली 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सवाल नहीं कर पाते, हर साल की जो मेरा एक्सपीरियंस है। तो याद रखिए कि अभी आप क्या हो, 2 या 3 डेज ओल्ड बेबी हो, अभी तक आपने कभी भी, फिर वही बातें बोल रहा हूँ ओरिएंटेशन लेक्चर में बोली थी, अभी तक कभी भी अपनी बॉडी को नहीं सॉरी अपने माइंड को आपने एक्सरसाइज नहीं कराई है। अभी आपका जो माइंड है वो फिर वही बात है, जैसे मैं फिर से अपना एग्जाम्पल लेता हूँ कि अभी समझ लीजिए आपका माइंड की हेल्थ जो है मेरे जैसी है, विच इज फैट। इसको आपको फैट से फिट बनाना है, जैसे कि आमिर खान, जैसे कि ऋतिक रोशन की बॉडी। तो वो कैसे बनेगी? एक्सरसाइज से। तो अभी ये पहला सवाल था, तो यकीन मानिए आज से 3 महीने बाद जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे कि अरे ये सवाल मैं नहीं कर पाया था, तो यू विल बी सो सरप्राइज्ड कि बताओ इतना इजी सवाल मैं नहीं कर पाया था। क्यों? अब से 3 महीने में केमिस्ट्री में हम लगभग 1500 क्वेश्चन कर चुके हैं, 1500 नहीं तो 1200-1300 क्वेश्चन कर चुके होंगे। ये पहला क्वेश्चन। तो धीरे धीरे आपकी क्या होगी, स्पीड भी बनेगी और आपका दिमाग चलना शुरू होगा। ठीक है, तो ऐसा समझिए कि भाई ऋतिक रोशन होने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या? पतला होना, यानी फिट होना। तो आप एथलेटिक बन जाओगे अब से 6 महीने में। 6 महीने में आपका दिमाग फटाफट चलेगा ऐसे। अभी जो 12th वाले उनसे पूछो, वो मशीन बन चुके हैं, सवाल दो आंसर लो, सवाल दो आंसर लो। तो आप भी मशीन बन जाओगे, थोड़ा समय लगेगा, 6 महीने लगेगा। और आपको हर महीने बाद आपको एहसास होगा कि 1 महीने पहले मैं क्या था और आज मैं क्या हो गया। ठीक है बेटा? तो अगर नहीं होता तो डिस्करेज मत हो। मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरे पढ़ाने के बाद आना चाहिए। मैंने समझा दिया, अब आपको समझ में आ गया, अब आपको कर दिया जाए तो आप कर लो। खुद से कर पाए या नहीं कर पाए, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, हर साल ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो खुद से नहीं कर पाते, लेकिन एग्जाम में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये मैं यहीं एंड कर रहा हूँ बेटा। आगे फिर जिस दिन मेरा डे होगा उस दिन इसके आगे फिर हम कंटिन्यू करें। थैंक यू।